गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 5 जनपद महाजनपद का निर्माण को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम इनके सामाजिक बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। इस युग तक आते आते मनुष्य बहुत कुछ सीख चुका था। उसका रहन सहन, प्रकृति, वेशभूषा इत्यादि में बहुत अधिक बदलाव आ चुका था। सर्वाधिक बदलाव नगरों के निर्माण एवं विकास के साथ साथ देखने में आया। इन नगरों का विकास राजधानी, महत्वपूर्ण बंदरगाहों एवं व्यापारिक केंद्रों के आसपास हुआ। देखिए बच्चों, ये युग आते आते जो मनुष्य था, जो व्यक्ति था, बहुत कुछ सीख चुका था। उसके रहने सहने का तरीका, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने के तरीके में बहुत अधिक बदलाव आ चुका था। सबसे ज़्यादा बदलाव नगरों के निर्माण और विकास में देखने को मिला। इन नगरों का विकास महत्वपूर्ण बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों के आसपास हुआ। यह नगरीय विकास 600 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी के नगरीय विकास के बाद की सबसे पहली शुरुआत थी। इस प्रकार एक जैसे व्यापारी, शिल्पी एवं अन्य माल के निर्माण करने वाले एक साथ समूह बनाकर एक जगह ही एक स्थान पर रहने लगे। मतलब कि उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। इससे इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में और सामान बनाकर विक्रय करने में आसानी होने लगी। देखिए बच्चों, ये नगरीय विकास 600 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी के नगरीय विकास के बाद की सबसे पहली शुरुआत थी। इस प्रकार एक जैसे व्यापारी, शिल्पी होते हैं। शिल्पीकार जो होते हैं, उनका मतलब होता है कलाकारी करने वाले। चाहे वो कपड़े पे कलाकारी करते हों, चाहे वो बर्तनों पे कलाकारी करते हों, ठीक है। और अन्य माल का निर्माण करने वाले क्या करने लगे, एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर एक ही स्थान पर रहने लगे। इससे क्या होता था, उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में, लेने में और सामान का निर्माण करके, मतलब कि सामान बनाकर विक्रय करने में, बेचने में आसानी होने लगी। देखिए बच्चों, ये पिक्चर्स जो है वो नगरीय विकास और व्यापारिक हाट की है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना विकास हो रहा है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कितनी सारी शॉप्स हैं, आने जाने के लिए वाहन भी हैं, ठीक है। तो जब नगरीय विकास होता है तो वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था होती है। व्यापारिक हाट जो होता है एक मेले की तरह होता है, जहाँ से दूर दूर से देशों से लोग अपने व्यापार को, मतलब कि अपनी चीज़ों को बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक प्रकार का शिल्प वंशानुगत हो गया। जो प्रत्येक प्रकार का शिल्प था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब होता है माता पिता व उनके पूर्वजों के गुण उनके बच्चों में आना। इसका मतलब ये होता है बेटे, जैसे जो कार्य दादा करते थे वही कार्य उनके पुत्र करने लगे, और फिर वही कार्य उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र करने लगे। तो वंशानुगत का मतलब होता है ये। जैसे कि अब आप आगे पढ़ेंगे, पिता से सीखकर पुत्र व पुत्र का परिवार तक उस कार्य में निपुण हो गया, ठीक है। इस प्रकार समाज अनेक वर्गों में बंट गया। सामाजिक एकता एवं राज्यों का विस्तार। इस युग तक आते आते मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थों को सर्वोपरि मानने लगा। ये जो युग आ रहा था, इस युग के आते आते जो मनुष्य था, जो व्यक्ति था, वो अपने ही स्वार्थों को, सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगा, ठीक है। और वो ही अपने ही बारे में सोचना सर्वोपरि मानने लगा। सभी राज्य अपना अपना विकास चाहते थे। जो सारे राज्य थे वो अपना अपना विकास चाहते थे, उनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं था। अतः अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े राज्य छोटे राज्य पर नियंत्रण करने लगे। यदि समझौते के अंतर्गत ऐसा हो गया तो समझौते से अथवा आक्रमण करके बड़े राज्य छोटे राज्य पर कब्जा करने लगे। देखो बच्चों, क्या होता था, बड़े राज्य अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर नियंत्रण करने लगे। पहले तो वो उन्हें समझौते से मनाते थे कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए। अगर वो समझौते से नहीं मानते थे तो वे उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे और उनको अपने अंडर ले लेते थे, उनको अपने अंदर मिला लेते थे, उन पर कब्जा कर लेते थे। छोटे छोटे राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें एक दूसरे में अभाव था,
एकता का, उन सब में एक दूसरे में एकता नहीं थी। अतः कुछ स्वार्थी लोग अपने ही राज्यों के विरुद्ध बड़े राज्यों का साथ देने लगे। कुछ जो स्वार्थी लोग थे छोटे राज्य के, वो लोग क्या करने लगे, अपने ही राज्य के अगेंस्ट खड़े होकर वो बड़े राज्यों का साथ देने लगे। बड़े राज्य अपने स्वार्थी सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे राज्यों को मित्र बनाकर, वैवाहिक संबंध बनाकर, संधि करके अथवा आक्रमण द्वारा हड़पते चले गए। जो बड़े बड़े राज्य थे अपनी स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को मित्र बना लिया, वहाँ की स्त्रियों के साथ, छोटे राज्य की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया, शादी कर ली, मेल जोल बढ़ा लिया, अथवा इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और उनके राज्य को हड़पते चले गए। इस प्रकार इनका राज्य विस्तार करता चला गया, मतलब कि फैलता चला गया। इस युग का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था। जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो कौन सा था, मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने लगभग 225 वर्ष तक शासन किया। देखो बच्चों, मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने, जैसे पहले दादा ने साम्राज्य किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर बेटे के बेटे ने किया, तो इस तरह मगध साम्राज्य के 3 वंशों ने लगभग 225 वर्षों तक शासन किया। देखिए बच्चों, इस साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था। इस जो राज्य का अंतिम शासक था, जिसने इस राज्य पर अंतिम बार शासन किया था, वो कौन था, नंद वंश का धनानंद था। मगध साम्राज्य का लक्ष्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उनका जो लक्ष्य था वो यही था कि मेरा जो साम्राज्य है वो फैलता चला जाए, इसलिए इन्होंने विशाल सेना बना रखी थी। इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बना रखी थी जो इनके लिए कार्य करती थी। इसमें हजारों घुड़सवार, सैनिक और हाथी थे। इसमें क्या थे, हजारों घुड़सवार थे, सैनिक थे और हाथी थे। पैदल सेना की संख्या भी लाखों में थी। जो पैदल इनके पीछे पीछे चलती थी वो भी लाखों में उनकी संख्या थी। जब भी ये किसी राज्य पर आक्रमण करते तो वह राज्य स्वयं ही घुटने टेक देता था। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। देखो बच्चों, जब भी ये जो मगध साम्राज्य था किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो वो राज्य इनकी सेना को देखकर, इनके घुड़सवारों को देखकर, इनके सैनिक को देखकर, इनके हाथियों को देखकर अपने आप ही घुटने टेक देता था। ठीक है, इनके आगे बिल्कुल घुटने टेक देता था। इस प्रकार जो मगध साम्राज्य था उसका विस्तार होता चला गया। ठीक है, वो फैलता चला गया। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सिकंदर का आगमन। अब हम जानेंगे कि सिकंदर का आगमन किस प्रकार हुआ। सिकंदर एक महान योद्धा था। वह यूनान देश के मैसिडोनिया राज्य का राजा था। एक मैसिडोनिया राज्य था, वो उस राज्य का राजा था। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब वो नई नई चीज़ों को जानना चाहता था। ठीक है, नई नई चीज़ों के बारे में। वह विश्व विजय का सपना लेकर यूनान से चला। वो विश्व विजय मतलब कि पूरे विश्व पर विजय करने का सपना लेकर यूनान से चला। मार्ग में पड़ने वाले हर छोटे बड़े राज्य और राज्यों को युद्ध में हराया। उसने रास्ते में जो भी राज्य पड़े उसको हराया। अपनी विशाल एवं दक्ष सेना पर बल कुचलते हुए वह सिंधु नदी तक पहुंच गया। देखो बच्चों, मार्ग में जितने भी पड़ने वाले हर छोटे बड़े राज्य थे और अपनी विशाल सेना, दक्ष सेना के बल पर कुचलते हुए वह सिंधु नदी तक पहुंच गया। यहाँ भी उसने छोटे बड़े राज्यों को युद्ध में हराया। बेटे यहाँ पे ये पहला नहीं था, यहाँ पर ये है। देखो बच्चों, मार्ग में जितने भी छोटे बड़े राज्य पड़ते थे, विशाल एवं दक्ष सेना के बल पर वह उन्हें कुचलते हुए सिंधु नदी तक पहुँचे। वे उन्हें हराते हुए सिंधु नदी तक पहुँचे। यहाँ भी उसने छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में हराया। इनमें से एक राजा पुरु बहुत ही वीर व साहसी था। एक राजा पुरु था जो बहुत ही वीर थे और साहसी थे।
पुरु का राज्य झेलम नदी के किनारे था। सिकंदर ने उसके विषय में सुन रखा था, उसके बारे में सुन रखा था, परंतु सिकंदर घमंडी भी था। ठीक है, अपने ऊपर उसे बहुत घमंड था, अतः उसने पुरु पर आक्रमण कर दिया। उसने क्या किया? पुरु पर, राजा पुरु पर आक्रमण कर दिया। देखिए बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है, मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है आप दोबारा से रीड करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। थैंक यू।